Hello dear aspirants, आप देख रहे हैं Trick for Civils. In this video, I will solve UPSC CSE Prelims 2025 GS paper exactly the way I did inside the exam hall. ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा पहले वो कंप्लीट कर लो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ स्टार्ट करना. और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना. एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक्स मैंने यूज़ करी हैं, अलग अलग लॉजिक्स लगाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जैसे ही मैंने ये पढ़ा, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ठीक है, और यहाँ पे भी बोल रहे हैं सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर बिकॉज. इस तरीके के क्वेश्चन जब भी दिए जाए तो हमेशा बिकॉज लगा लिया करो. बिकॉज दे हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज. भाई होती होगी, मुझे सारे थोड़ा ना पता है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और इसको भी करेक्ट किया, इसको भी करेक्ट किया, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. बस इसमें इतना दिमाग लगाना नहीं है, इसको हमेशा करेक्ट लेके चलो. सम जहाँ पे भी लिखे, सम जहाँ पे भी लिखी उसको करेक्ट करना है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो. Question 22. Consider the following statements. Indian Railways have prepared a national rail plan to create a future ready railway system by 2028. अब देखो इसमें डेटा है, क्या पता ईयर कुछ और लिख दिया हो, कुछ और हो, तो मैंने उस पर सर्कल कर लिया इसलिए. ठीक है, स्टेटमेंट 2 है कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी. देखो जर्मनी फिर से हो सकता कोई और कंट्री हो. अब कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स. ठीक है, फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन. तो अब मुझे इतना तो पता था कि RFID यूज होती है, पर यहाँ लिखा है कि फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन, तो ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं थी. तो पहले मुझे लगा कि नहीं, तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो मैंने ये कर दिया. तो पता नहीं क्यों लग रहा था कि भाई शायद स्टेशन सेक्शन में ही यूज होती हो, तो फिर मैंने इसको इनकरेक्ट किया. सेकेंड राउंड में स्टेटमेंट थर्ड को करेक्ट लिया है, और ये मैंने वाजीराम की से मैच किया था, तो वाजीराम ने इसको करेक्ट किया है. कुछ कोचिंग की कीज में ना इस ऑप्शन को करेक्ट किया. अब देखो ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तभी पता चलेगा कि आंसर क्या है. अभी उस हिसाब से तो 1 और 2 तो इनकरेक्ट है ही, बस थर्ड पे डाउट है कि स्टेशन सेक्शन है या नहीं है. ठीक है, तो ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है. ठीक है, क्वेश्चन 23. कंसीडर दी फॉलोइंग स्पेस मिशंस. ठीक है, और ये दिए थे सारे नाम, एक्सियोम 4, स्पारडेक्स, गगनयान. अब ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं हाउ मैनी ऑफ दी स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च. भाई एनकरेज कर रहे हैं, भाई कर दिया होगा सबने, हो सकता है एक्सियोम 4 ने भी कर दिया, उसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया एनकरेज. और सपोर्ट भाई कर सकते हैं. एनकरेज एंड सपोर्ट, जैसे ही मैंने देखा कि भाई एनकरेज ऐसा वर्ड दिया है इतना वेग सा, तो मैंने कहा भाई ऑल मारो. सीधा मैंने ऑल 3 करा, इसमें इतना टाइम मैंने वेस्ट नहीं करा. तो इस तरीके की वेग जब भी दिए जाएं वर्ड्स तो ऑल करेक्ट करा करो. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. अब देखो एयरक्राफ्ट टाइप थी, डिस्क्रिप्शन मुझे पहले राउंड में नहीं आया, मैंने नहीं पढ़ा था ये, तो मैंने इस पर सर्कल कर दिया और राउंड 2 में इसको अटेम्प्ट किया. मैं फर्स्ट पार्ट में भी बता चुकी हूँ कि पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट किया हो. इसमें मैंने वही ट्रिक लगाई है कि 3 स्टेटमेंट है तो 3 का 2 होता है. मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने 3 का 2 करा, बस इसको ख़त्म, और देखो मेरा आंसर भी सही आया है. ठीक है, इसमें कौन से 2 करेक्ट है अभी तो आंसर की जब आएगी तभी पता चलेगा. ये एनालिसिस नहीं है, बस आपको ये बताना है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाए कैसे जाते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25. आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ. अब जैसे ही मैंने ये देखा ना मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि ये जो है ना न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था. एक तो आर्टिफिशियल रेन बहुत न्यूज़ में थी, और एक जो आर्टिफिशियल सॉरी इंडेलिबल इंक जो होती है, जो वोटर्स के लगाई जाती है ना, वोट दे के आते हैं, ब्लू ब्लू होती है, ब्लैक होती है, तो जो इंडेलिबल इंक होती है उसमें यूज़ होता है सिल्वर नाइट्रेट, और जो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है उसमें सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है.
तो मैंने जब ये करंट अफेयर्स में पढ़ा, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि एग्जाम में ऐसा ना हो भूल जाऊँ, तो मैंने अलग से स्टिकी नोट्स पे लिख के चिपकाया था ये, और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई मेरे नोट से क्वेश्चन आया ये। अब मुझे पता था कि सिल्वर आयोडाइड तो है ही, सिल्वर नाइट्रेट तो मैंने सबसे पहले ही हटा दिए, सिल्वर नाइट्रेट वाले ऑप्शंस, ठीक है। अब लेकिन मुझे ये नहीं पता पोटेशियम में कौन सा था। फिर मैंने अब इसमें क्या लॉजिक लगाया वो देखो। अब मैंने ये देखा कि पोटेशियम इसमें क्लोराइड है, इसमें नाइट्रेट है, और इन दो में आयोडाइड है, मतलब आयोडाइड की प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा है, दो ऑप्शन में दिया है। तो मैंने कहा भाई सिल्वर आयोडाइड तो मुझे पता है, पोटेशियम भी आयोडाइड ही टिक करो। तो मैंने दोनों आयोडाइड वाले टिक किए और मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे किए जाते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, ठीक है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर by the president can be subjected to limited judicial review. The president can exercise this power without the advice of the central government. स्टैटिक आपने कवर किया है, तो इतना तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट कोई भी चीज़ कर ही नहीं सकते विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो इनकरेक्ट है ही। तो मैंने पता नहीं क्या बोथ 1 और 2 क्यों टिक किया है, हाँ। तो इसको मैंने पता नहीं कर दिया होगा, इसको हटाया या धोखे से हो गया होगा, इसको हटा के मैंने 1 ओनली कर दिया, ठीक है। ये तो है ही नहीं, इनकरेक्ट और 1 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक देखो वर्ड दिया है कैन, पॉसिबिलिटी, हाँ भाई कैन बी सब्जेक्टेड, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये तो हो सकता है। तो इसलिए मैंने 1 ओनली करा और आगे बढ़ गई। क्वेश्चन 27, इतने सारे स्टेटमेंट, ठीक है। ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज और हर ऑफिस until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution। भाई देखो बेसिक स्टैटिक है, आप इतना तो पता ही होगा कि नहीं भाई इमीडिएटली वैकेट नहीं करते। फिर यहाँ बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट जो था, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस तरीके की जब भी लिख के आए प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती हैं जनरली, ठीक है। 90% केसेस में वो इनकरेक्ट होते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी देखो बेसिक स्टैटिक है, ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। हाल के हाल रिजाइन करना पड़ता है कि नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है। अब सेकंड इनकरेक्ट है जब, तो बस मैंने सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, सेकंड हटाया और आंसर मिल गया। इतना फास्ट। अब देखो ये मुझे फर्स्ट राउंड में ही आ गया था, तो इस पर कोई सर्कल नहीं है, तो ये मैंने श्योर शॉर्ट में अटेम्प्ट कर दिया था। मैंने फर्स्ट राउंड में अराउंड 30-35 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉर्ट में जी आ रहे थे, तभी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि भाई इस बार तो प्रीलिम्स निकल ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल द प्रेसिडेंट्स डिसीजन। अब देखो मैंने प्रेसिडेंट पे इस पे सर्कल किया है, एक तरीके से बॉक्स बनाया है। डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर शैल बी फाइनल। अब इस तरीके के स्टेटमेंट्स में क्या करते हैं, अब देखो यहाँ मैंने स्पीकर लिखा है, प्रेसिडेंट को स्पीकर से, स्पीकर को प्रेसिडेंट से स्वैप कर देंगी, तो वही यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेस्पेक्टिव हाउसेस का रहता है, बेसिक स्टैटिक का है कि लोकसभा के केस में स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा और राज्यसभा के केस में किसका होगा, चेयरमैन का। तो ये तो स्टैटिक था, तो मुझे पता था कि भाई 1 तो इनकरेक्ट है ही, तो मैंने 1 हटाया, 1 हटाया, ठीक है। अब या तो 2 होगा या नीदर 1 और 2 होगा। अब इसमें 2 पे टिक है, इसमें मेरा आंसर ये गलत हुआ था। अब यहाँ दो बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें मुझे थोड़ा देखो, नो मेंशन ऑफ द वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है ना कि जनरली बहुत सारे वर्ड्स डिफाइन नहीं है, बहुत सारे मेंशन नहीं है, तो मुझे लगा कि हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी भी मेंशन नहीं है। मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं था कि है या नहीं है, तो इस बेसिस पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया। मैंने 2 ओनली करा था इसका, पर आंसर इसका नीदर 1 और 2 है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी इज मैंशनड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड मैंशन है, ठीक है। तो ये मुझे एग्जाम में नहीं पता, तो मैंने ये गलत कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्टेटमेंट 1 है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स।
even though such minerals are located in their territories. तो जैसे ही मैंने माइनर मिनरल्स देखा मेरे दिमाग में आया सैंड। अब यहाँ बोले स्टेट गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी कोई पावर है ही नहीं कोई भी रूल बनाने का, कोई भी कंसेशन ग्रांट करने का। भाई सैंड देखो, सैंड जो एक्सट्रैक्ट होती है सब तो सारे रूल्स तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है। ठीक है, तो मुझे ये पता था इसलिए मैंने स्टेटमेंट 1 को कर दिया इनकरेक्ट। और बस इस तरीके के क्वेश्चन में एक गलत हुआ दूसरा आंसर मिल जाता है तुरंत ही। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट हो गया मेरा। और यहाँ पे देखो सेकंड में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई। भाई इतनी तो पावर होगी ना, माइनर मिनरल को नोटिफाई कर सकते हैं अंडर द रेलिवेंट लॉ। तो ये तो वैसे भी करेक्ट ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इसमें दिया है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एनेक्टेड द नेचर रेस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, देखो फर्स्ट राउंड में तो मुझे नहीं आया, सेकंड में मैंने किया है। फर्स्ट में सिर्फ मैंने श्योर शॉट वाली की है जो मुझे आ रही थी करेक्ट कि भाई ये तो सही है ही मेरे। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस देखो कि यहाँ बोले क्लाइमेट चेंज और यहाँ दे रहे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्यों करेगा एफएओ, तो मैंने सबसे पहले इसको हटा दिया। ठीक है, अब नीचे से मैंने पढ़े ये देखो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, ओईसीडी है, डेवलप्ड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है ये। और बेसिकली किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, नाम ही में देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है भाई, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी हटा दिया। वर्ल्ड बैंक ये भी डेवलपमेंटल लोन्स देता है तो इसका भी क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना है नहीं। तो बचा कौन सा, यूरोपियन यूनियन, तो मैंने वही टिक कर दिया और वही करेक्ट था। तो यूरोपियन यूनियन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ अब देखो फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। ठीक है, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज ए फंडामेंटल राइट, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले तो तीनों ही करेक्ट कर दिए और मुझे फिर डाउट हुआ कि नहीं 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 ये सही नहीं लग रहा है सेकंड वाला स्टेटमेंट। यहाँ बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस जो है फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। तो मुझे ये लगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने सेकंड राउंड में जब इसको अटेम्प्ट किया तो सेकंड स्टेटमेंट को कर दिया इनकरेक्ट और मेरा आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए फ़ायदा होता है राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करना। पहले राउंड में अगर मैंने कर दिया होता तो मेरा ये गलत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन 32, स्टेट दिया है डिस्क्रिप्शन दिया है, भाई इतना बड़ा आप पढ़ लेना। पहला मैं पढ़ देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड अ स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क्स। भाई फोर्ट के नाम पे है कि नहीं है भाई मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने सारे फैक्ट्स वगैरह पढ़े उस पर अंडरलाइन कर लिया, माँ वो कर लिया, पर मुझे लगा फर्स्ट राउंड में तो ये होगा नहीं, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करूँगी। और सेकंड में तो मैंने सबका वही किया, 3 का 2 सीधा, तो मैंने इसमें 3 का 2 कराया और मेरा सही हो गया। तो ये ट्रिक भाई वर्क करती है, 3 का 2 3 का 2। यूपीएससी को भी पता है चल जाता है पर फिर भी देते हैं हर बार क्वेश्चन। ठीक है, with reference to India, consider the following: the Interstate Council, the National Security Council, the Zonal Councils. Okay. क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टेब्लिश एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें फिर वही मुझे लगा कि जो है वही 3 का 2 वाला मैंने करा है सेकंड राउंड में इसको, पर यहाँ नहीं लगा है। कोचिंग की आंसर कीज में ओनली 1 दे रहे हैं, तो मेरा ये हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 34। अब इसमें ये भी बेसिक स्टैटिक का है। कंसीडर द नहीं सॉरी हाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state acts in his or her own discretion। अब देखो फर्स्ट राउंड में जब मैंने ये पढ़ा, ये फर्स्ट राउंड में किया मैंने, देखो उस पर सर्कल नहीं है, तो एक्सप्लिसिटली जब ऐसा वर्ड आ जाता है तो मुझे लगा कि हाँ भाई हो सकता है ये इनकरेक्ट है, तो मैंने फर्स्ट को इनकरेक्ट किया और सेकंड ओनली कराए। सेकंड ओनली मैंने करा जो कि मेरा गलत हो गया है और इसका आंसर फर्स्ट ही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहे थे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और हर ओन रिजर्व a bill passed by the state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। तो ये लाइन पता नहीं मैंने कैसे मिस कर दी जल्दी जल्दी में, तभी तो मैंने राउंड्स में करना चाहिए, पता नहीं क्यों मैंने फर्स्ट राउंड में कर दिया।
जब तक गवर्नर किसी बिल को रिजर्व नहीं करते, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। तो यही रूल है। और मैंने पता नहीं क्यों पढ़ा नहीं इसको ध्यान से, तो ये मैंने स्टेटमेंट 2 को सही कर दिया और 1 को गलत कर दिया, जबकि 1 सही है और 2 इनकरेक्ट है। तो ए है इसका आंसर। ठीक है। 35। अब देखो, ये तो भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डीपीएसपी से आया, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये तो मुझे पता था, बहुत बेसिक है यार, तो ये तो पता था, तो मैंने ऑल 3 कर दिया, ऑल 3 करेक्ट थे। अब आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल आप लोग लिखोगे कमेंट्स में, आप लोग कमेंट नहीं करते हो एक तो। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है, एक ही आर्टिकल है उसमें, तो 51 है। ठीक है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, इसका भी आर्टिकल कमेंट सेक्शन में लिखो। भाई कमेंट किया करो, करो से मुझे पता चलेगा कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ आपको हेल्पफुल लग रहा है मेरा कंटेंट कि नहीं, तो कमेंट किया करो। ठीक है, ये तो हो गया, बहुत बेसिक था। अब यहाँ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन 36, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया in a state is declared as scheduled area under the 5th schedule, the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration। तो मुझे बहुत बड़ा स्टेटमेंट लगा कि भाई टोटल एडमिनिस्ट्रेशन किसी लोकल बॉडी के हाथ में चलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो मैंने इसको इनकरेक्ट कर दिया। ठीक है, और सेकंड कौन सा स्टेटमेंट, हाँ सेकंड स्टेटमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर। अब देखो इसमें कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कुछ सर्कमस्टेंसेज में करते हैं, और रिकमेंड कौन करती है, गवर्नर। और ये बेसिक स्टैटिक का भी पार्ट है, 5th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुझे पता था, तो मैंने सेकंड को करेक्ट किया और फर्स्ट को इनकरेक्ट किया, जो कि मेरा करेक्ट आंसर था, सेकंड ओनली। ठीक है, अब आया क्वेश्चन 37, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री। भाई इतने मुझे याद ही नहीं थे, पहली बात तो बोर्ड्स, देखो ये जाने कौन कौन से बोर्ड दे दिए, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड सॉरी द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, द कोयर बोर्ड, द नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड। भाई मुझे नहीं पता था एक्चुअली, और इसमें मैंने सेकेंड राउंड में 3 का 2 करा है बस, पर इसका आंसर नन है। जनरली क्या होता है, मिनिस्ट्रीज गलत देते हैं, पर वो स्टेटमेंट्स में होता है ना, मैच दी फॉलोइंग में सारे ही गलत होते हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने 3 का 2 कर दिया भाई, पर गलत हो गया। कौन इतनी सारे बोर्ड से याद करने बैठा, बेसिक स्टैटिक हो जाए वही बहुत है। लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट इन दी 7th शेड्यूल, इवेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट, द कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। क्वेश्चन क्या है, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लगता है। तो भाई ये तो बेसिक स्टैटिक था। ठीक है, बेसिक स्टैटिक था, ये मुझे पता था कि भाई कंडीशन ऑफ गवर्न ये तो है नहीं। ठीक है, 7 ये मुझे पता था, ये है, तो 1 2 मुझे पता था, थर्ड मुझे पता था कि नहीं है, बस मैंने इसी बेसिस पे इसको करेक्ट किया और हो गया। ये तो फर्स्ट राउंड में मेरा हो गया था, फर्स्ट राउंड में ही हो गया था मेरा, सर्किल नहीं है इस पर। ठीक है, क्वेश्चन 39, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his or her office। अब देखो, मैंने फर्स्ट राउंड में जब इसको पढ़ा तो मैंने कहा भाई नॉट आंसरेबल, तो ऐसे तो फिर जुडिशियल रिव्यू तो बिल्कुल चला गया, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को इनकरेक्ट कर दिया और ये स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड ओनली को मार्क किया, पर मैंने इसको रिव्यू के लिए रख लिया था सेकंड राउंड में। फिर मुझे स्टैटिक का कुछ याद आ रहा था कि भाई इम्यूनिटी मिली हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो उस बेसिस पे मैंने सेकेंड राउंड में सारी स्टेटमेंट करेक्ट किए हैं। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, स्टैटिक में है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट लाइबल ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। अब देखो आपको लगेगा भाई एनी बहुत ज़्यादा दे दी, एनीथिंग, पर ये तो भाई बेसिक स्टैटिक है, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट उठा के छाप दिया है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, पहले स्टैटिक कवर करो, ये भी मेरा करेक्ट हो। ओके, अब आया 40, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आप देखो मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया,
एक्टिविटीज़ दी हैं बहुत सारी, और हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अब मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता था, अब मैंने देखा प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ देखा है प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ बोले क्रूड ऑयल, यहाँ बोले प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, दो स्टेटमेंट में है, एक जैसा दिया है, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, तो उनमें से एक सही एक गलत होता है, तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो 4 तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ बोले मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इसमें से भी मुझे लगा एक ही करेक्ट होगा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें ओनली 2 ही कर दिया कि इसमें से भी एक होगा और इनमें से भी एक होगा, तो ओनली 2 करेक्ट बस, और जो कि मेरा करेक्ट ही हुआ था, हाँ करेक्ट हुआ था ये मेरा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करूँगी, और आपको इस सीरीज़ के एंड होने तक इतना अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, लॉजिक्स कैसे लगाते हैं और एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। हमें स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है, गधा मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंसाइट के साथ।